I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting the licks in the band. Legacies. वेलकम स्टूडेंट्स। हमने कल एंटीबायोटिक्स शुरू कर लिया था। एंटीबायोटिक्स हमने जाना था कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, और हमने एंटीबायोटिक्स की कैटेगरीज भी पढ़ी थी। एंटीबायोटिक्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और दूसरे होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स में ही एक एंटीबायोटिक होता है जिसका नाम होता है पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाया गया था 1960 में। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम पेनिसिलिन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो यहाँ पे हमें पेनिसिलिन के बारे में पढ़ना है। पेनिसिलिन जैसे ही ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम चैप्टर के नेक्स्ट हाफ पोर्शन पर आएंगे जो कि है हार्मफुल माइक्रोब्स। ठीक है, तो पेनिसिलिन इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। पेनिसिलिन इज़ अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलियम। अब पेनिसिलिन को पेनिसिलिन नाम कैसे पड़ा? एक फंगस होता है, फंगस का नाम क्या है यहाँ पे? पेनिसिलियम। ठीक है, फंगस का नाम है पेनिसिलियम। उस पेनिसिलियम फंगस से ये पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो फर्स्ट टाइम ऑब्टेन किया गया था। इसीलिए क्योंकि फंगस का नाम पेनिसिलियम था इसीलिए एंटीबायोटिक का नाम भी रख दिया गया पेनिसिलिन। ठीक है, अब पेनिसिलिन यूज़ कहाँ पे होता है? इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक स्टेफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई एक्सेट्रा। तो ये जो सारे बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? स्टेफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया और स्ट्रेप्टोकोकाई। इन सब बैक्टीरिया से जो भी हमारे बॉडी में डिसीजेस होते हैं या इन्फेक्शंस होते हैं उस पर वर्क करने के लिए यूज़ किया जाता है पेनिसिलिन को। उनको ठीक करने के लिए हमें काम में आता है पेनिसिलिन। ठीक है, फिर दिया गया है medicines containing penicillin are useful to treat certain bacterial infections to ear, nose, throat and skin as well as diseases like pneumonia and scarlet fever। तो ऐसे मेडिसिन जिनमें भी पेनिसिलिन प्रेजेंट है। पेनिसिलिन मैंने आपको बताया एंटीबायोटिक है, लेकिन पेनिसिलिन कोई एक दवाई का नाम नहीं है। पेनिसिलिन जो है एक ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है, यानी बहुत सारी दवाइयाँ मिलकर उनका जो ग्रुप है उसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है? देखिए, जो बैक्टीरियल डिसीजेज़ होते हैं ना, ज़्यादातर जो भी बैक्टीरियल डिसीजेज़ होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है पेनिसिलिन को। और वो डिसीजेज़ या इन्फेक्शंस कहाँ कहाँ पे होते हैं? ईयर की इन्फेक्शन हो सकती है, नोज़ की हो सकती है, थ्रोट की और स्किन की हो सकती है। या फिर जो डिसीजेज़ है जैसे कि निमोनिया आपने सुना होगा, और स्कारलेट फीवर, ऐसे डिसीज़ों में भी पेनिसिलिन यूज़ किया जाता है। ये स्कारलेट फीवर क्या होता है? स्कारलेट फीवर का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में तेज़ फीवर आ जाता है एकदम, जिसे हम बुखार कहते हैं। लेकिन बुखार के साथ साथ में जो हमारी बॉडी है उस पर सारे रेड कलर के रैशेस भी आ जाते हैं, या रेड कलर के सूजन आ जाती है, उसे कहा जाता है स्कारलेट फीवर। ठीक है गाइस, तो ऐसे डिसीजेस में भी पेनिसिलिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हुआ है। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कॉशंस यू विल टेक व्हाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो एक एक करके पढ़ते हैं और आपको ये सब याद भी रखने हैं बिल्कुल। तो ठीक है, फर्स्ट प्रिकॉशन इज़ एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। तो जब भी हमें कोई बीमारी है तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर जो हमें एंटीबायोटिक देंगे हम सिर्फ वही लेंगे, और जब वो कहेंगे सिर्फ हम तभी लेंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर हमें मानो बुखार आ गया तो हम पिछली बार डॉक्टर के पास गए थे तब भी हमें बुखार था, तो डॉक्टर ने तब जो हमें मेडिसिन दी थी और वही इस बार हम यूज़ कर लेते हैं बिना डॉक्टर को पूछे, और हम अपने दिमाग चला लेते हैं और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखने लगते हैं। तो एंटीबायोटिक्स को कभी भी डॉक्टर की परमिशन के बिना नहीं लेना चाहिए। फिर सेकंड है
डोंट परचेज एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। तो डॉक्टर जब तक हमें ना कहे एंटीबायोटिक लेने के लिए तब तक हम एंटीबायोटिक परचेज नहीं करेंगे, हमें नहीं करना चाहिए, वरना उसके क्या हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। फिर थर्ड है डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन टू ट्रीट कॉमन डिसीजेस लाइक थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। तो जब भी हमें छोटे मोटे डिसीजेज होते हैं जैसे कि खांसी हो गई, कफ हो गया, हल्का सा बुखार आ गया, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं कॉमन में ताकि हम उससे ठीक हो जाए, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि अलग अलग टाइम पे अगर हमें बुखार होता है तो वो बुखार का जो नेचर है वो भी अलग अलग हो सकता है और इस वजह से हो सकता है कि हम ज़्यादा एंटीबायोटिक्स कंज्यूम कर ले और हम पे वो एक बारी में काम करना ही बंद कर दे। तो इसीलिए हमें कॉमन डिसीजेस में एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। जो कॉमन डिसीजेस होते हैं जैसे कि कफ हो गई, बुखार हो गया या फिर खांसी हो गई, तो एक बार हमें खांसी हुई नहीं कि तभी हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, खा लेते हैं और खांसी ठीक। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें कॉमन डिसीजेस को खुद से ठीक होने के लिए हमें छोड़ देना चाहिए। अगर हमें सर्दी होती है तो उसे खुद से ठीक होने के लिए छोड़ देना चाहिए, हमें तुरंत एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। अगर खुद से ठीक होने के लिए हमने छोड़ दिया तो क्या होगा, 3-4 दिन में वो ठीक हो जाएगी और फिर नेक्स्ट टाइम हमें सर्दी बहुत ही कम होगी, यानी नेक्स्ट टाइम हमें सर्दी होने के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि वो खुद से ठीक हो गई है सर्दी। अगर हमने तुरंत एंटीबायोटिक ले लिया तो क्या होगा, तब के तब तो सर्दी हमारी ठीक हो जाएगी लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से आ जाएगी और इस बार जो आएगी वो बढ़ के आएगी। ठीक है गाइस, ये आपको समझा। नेक्स्ट है इवन इफ़ यू फील वेल बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक यू मस्ट कंटिन्यू एंड कंप्लीट इट। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर आपको डॉक्टर किसी डिसीज़ में एंटीबायोटिक्स देते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स का हमें पूरा का पूरा कोर्स लेना चाहिए। अगर डॉक्टर ने आपको 5 दिन का कोर्स दिया तो हम क्या करते हैं, हम 3 दिन तक लेते हैं एंटीबायोटिक्स, फिर हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हम एकदम ठीक हो चुके हैं, फिर हम एंटीबायोटिक्स लेना बंद कर देते हैं और बाकी के जो 2 दिन का कोर्स है वो हम लेते ही नहीं हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। अब ऐसा क्यों बोला गया है कि हमें पूरा कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें हम जब एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक जब हमने लिया तो वो हमारे स्टोमक में जाएगा और स्टोमक में फिर डाइजेशन के बाद ब्लड की हेल्प से एंटीबायोटिक पूरी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, ब्लड की हेल्प से एंटीबायोटिक पूरी बॉडी में चला जाएगा। मान लीजिए आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो लंग्स में एंटीबायोटिक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अगर सिर्फ 3 दिन का ही कोर्स लेंगे तो क्या होगा, एंटीबायोटिक अलग अलग जगहों पे चला जाएगा, हाथ में जाएगा, पैर में जाएगा या सर में, हार्ट में, कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो लंग्स तक बराबर पहुंचा ही नहीं है। मतलब हमने आधा ही कोर्स लिया है इसलिए वो लंग तक पहुंचा ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ और हो सकता है कि आपका डिसीज़ भी प्रॉपरली ठीक ना हो। हमें भले ही बाहर से लगता है कि हम ठीक हो चुके हैं पर ऐसा नहीं होता है, हम ठीक हुए नहीं होते हैं अभी भी। मैं मिटा दूँ। अब नेक्स्ट क्या है, डोंट सजेस्ट टू अदर्स द एंटीबायोटिक्स विच वे आर यूजफुल टू यू। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम मान लीजिए हमें बुखार आया, ठीक है, और हमें डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक्स दी, हमने खा ली, हम ठीक हो गए। फिर नेक्स्ट डे पे हमारे किसी रिलेटिव को भी बुखार आ गया तो हमने क्या बोला उसको कि मुझे बुखार आया था, मैंने ये वाली एंटीबायोटिक डॉक्टर ने मुझे दी थी, मैंने वो ले ली तो मैं ठीक हो गई, तो तू भी ये एंटीबायोटिक ले ले, तू भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपका जो रिलेटिव है उसकी बॉडी अलग है, हमारी बॉडी अलग है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारी बॉडी पे जो एंटीबायोटिक्स काम किए हैं वो उसकी बॉडी पे भी काम करें। हो सकता है कि उसकी बॉडी को इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाए, तो ऐसा किसी को भी बिना डॉक्टर की परमिशन के सजेस्ट नहीं करनी चाहिए एंटीबायोटिक्स। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। हमें यहाँ पे पेनिसिलिन के बारे में पढ़ना है। अभी जो हमने पेनिसिलिन देखा वो कैसे डिस्कवर हुआ था फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो 1928 में सबसे पहले पेनिसिलिन जो है डिस्कवर हुआ था। इसके पहले मैंने शायद 1960 बोल दिया था, तो सॉरी वो रॉन्ग था। 1928 में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। फिर है
Alexander Fleming, a professor of microbiology at St. Mary Hospital, had cultured variety of bacteria and fungi in petri dishes in his laboratory. अब सबसे पहले पेनिसिलिन का जो डेवलपमेंट है या आविष्कार है वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. ये साइंटिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आपको नाम पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन का इन्वेंशन किसने किया था, फिल इन द ब्लैंक वगैरह में, तो आपको क्या लिखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की थी और वो एक प्रोफेसर थे माइक्रोबायोलॉजी के सेंट मैरी हॉस्पिटल में. ये सब ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया ये ज़रूरी है. उन्होंने क्या किया, अपने लेबोरेटरी में बहुत सारी पेट्री डिशेस यानी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्टीवेट किया जाता है, उनको पैदा किया जाता है, उसका नाम होता है पेट्री डिश. तो पेट्री डिशेस में उन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगाई को उगाया. फिर क्या हुआ हम देखते हैं. On 3 September 1928, while observing staphylococci cultures, he made an interesting observation in one petri dish. In that petri dish, fungal colonies had grown, but the area around those colonies was clear. That is, bacteria had actually been destroyed. After further studies, he confirmed that the fungus growing there was Penicillium, and its secretion destroyed the bacterial colonies. अब इन्होंने क्या किया, एक दिन आपको यहाँ पे फ़ोटो दिया हुआ है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का. देखिए, ये थे डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि बहुत महान थे. तो इन्होंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि इन्होंने बहुत सारी पेट्री डिशेस ली थी, उसमें ये फंगाई और बैक्टीरिया की स्पीसीज़ को ग्रो करते थे अलग अलग. तो एक दिन इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, एक दिन अपने लेबोरेटरी में इन्होंने देखा कि एक पेट्री डिश थी, उसमें फंगस तो ग्रो कर रहे थे, लेकिन फंगस के आसपास का जो एरिया था वो एकदम क्लीन था, एकदम क्लियर था. उन्होंने पहले फंगस और बैक्टीरिया दोनों को सेम पेट्री डिश में उगाया था. अब उसमें से सिर्फ फंगस ही उन्हें दिखाई दे रहे थे, जो बैक्टीरिया थे वो एकदम गायब हो चुके थे. तो फिर उसने डॉक्टर फ्लेमिंग ने इस पर और थोड़ी रिसर्च की और उन्हें क्या पता चला कि वो ये जो फंगस उगे हैं यहाँ पे, इन्होंने एक सिक्रेशन किया है, इन्होंने एक सब्सटेंस को सिक्रेट किया है और उस सब्सटेंस की वजह से ये जो बैक्टीरिया थे ना सारे, ये सारे बैक्टीरिया यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए. ये सारे बैक्टीरिया क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए. और फिर उन्होंने थोड़ा और रिसर्च किया और उनको पता चला कि ये जो फंगस थे वो कौन सा फंगस था, पेनिसिलियम. इस फंगस का नाम था पेनिसिलियम. और उन्होंने जो सिक्रेशन किया, उन्होंने जो सब्सटेंस को सिक्रेट किया, उस सब्सटेंस की वजह से ये बैक्टीरिया जो थे वे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए. ठीक है गाइस. Thus the first antibiotic penicillin had been discovered accidentally, and this formed the basis for attempts to find cures for incurable diseases. तो इस तरह से जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन वो एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गया था डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से, और इसकी वजह से हमारा जो एंटीबायोटिक्स है उसकी पूरी स्टोरी शुरू हो गई. ठीक है गाइस. तो शुडंट वी ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फॉर डिस्कवरिंग द लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स. तो हमें हमेशा ही थैंकफुल रहना चाहिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, क्योंकि अगर वो एक्सीडेंटली भी ये सब डिस्कवर नहीं करते पेनिसिलिन, तो आज जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं वो कभी डिस्कवर हो ही नहीं पाती और जो डिसीजेस है उनको हम कभी क्योर कर ही नहीं पाते. तो जब ये एंटीबायोटिक्स डिस्कवर नहीं हुए थे ना, उसके पहले मैंने आपको बताया था कि छोटी सी भी चोट लग गई तो इंसान की डेथ हो जाती थी. तो अगर ये एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं होती तो आज भी हम लोग यही मान रहे होते कि जो ऐसे डिसीजेस होते हैं उनका कोई क्योर ही नहीं होता है, उनका कोई इलाज ही नहीं होता है, जबकि आज हम जानते हैं कि ये बहुत ही इजीली ट्रीट किए जा सकते हैं. ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है वंडरफुल टू नो. एंड्स ग्रो फंगाई इन देयर टर्मिटेरियम एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट. एंड्स क्या करते हैं, एंड्स क्या होते हैं, चींटियाँ. तो वो क्या करते हैं, अपना जो भी उनका घर होता है मिट्टी का, जिसको बोलते हैं टर्मिटेरियम या फिर एंट हिल, तो एंट हिल में वो कुछ फंगस ग्रो करते हैं. एंट हिल में अब वो फंगस क्यों ग्रो करते हैं, ताकि इन फंगस से वो अपना फूड ले सके. ठीक है. एंट हिल में एंड्स क्या करते हैं, फंगस ग्रो करते हैं और इन फंगस से वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. Some species of wasps and other insects lay their eggs in the fungal bodies growing on trees, thus ensuring a food supply for their larvae. अब कुछ स्पीसीज़ है वेस्प की. वेस्प एक इंसेक्ट का नाम है. तो वेस्प
कि कुछ स्पीसीज़ और कुछ और इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं, अपने जो एग्स हैं उनको फंगल बॉडीज़ के अंदर ले करते हैं। मान लीजिए ये एक फंगस है, ठीक है, तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स इस पे आ गया फंगस पे, वो इंसेक्ट क्या करेगा, इस फंगस की बॉडी के अंदर अपने एग्स को छोड़ देगा। अब इसका रीज़न क्या है, ये इंसेक्ट्स फंगस की बॉडी के अंदर अपने एग्स को क्यों छोड़ रहे हैं, ताकि ये एग्स जब डेवलप होंगे और लार्वा में कन्वर्ट होंगे। लार्वा क्या होता है, अगर कोई एग है उससे बाहर जब निकलता है कोई भी इंसेक्ट तो उसका स्टेज जो है उसको बोलते हैं लार्वा। जस्ट वो एग के बाहर निकला हुआ है इंसेक्ट, उसको बोलते हैं लार्वा, या फिर इल्ली वगैरह भी बोल सकते हैं। तो उस स्टेज पे जब ये एग से बाहर निकलेगा लार्वा तो क्या होगा, वो ऑलरेडी फंगस की बॉडी के अंदर है तो उसे न्यूट्रिशन अपने आप मिलता रहेगा, उसे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, फंगस बॉडी के अंदर अपने एग्स को छोड़ देते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हमें जो पढ़ना है दैट इज़ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म, और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में हम कुछ फंगसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अब आप बोलोगे कि हमने फंगाई तो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में भी पढ़ा था, है ना। तो फंगाई हमने भले ही यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में पढ़ा था, पर हमने फंगाई का एक टाइप पढ़ा था। वो कौन सा टाइप था, हमने ईस्ट पढ़ा था, राइट। यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म में ईस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं एक इंसान हूँ तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि इंसानों में सिर्फ मैं ही आऊँगी, आप भी इंसान हो, आपके पेरेंट्स भी इंसान हैं, मेरे पेरेंट्स भी इंसान हैं, ठीक है। तो वैसे मैं बोलूँ कि ईस्ट एक फंगाई है तो ज़रूरी थोड़ी है कि फंगाई में सिर्फ ईस्ट ही आएगा। फंगाई में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, अलग अलग टाइप के फंगाई आ सकते हैं। तो हम फंगाई की कुछ स्पीसीज़ जो है जैसे कि ईस्ट है वो होते हैं यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, लेकिन अदर स्पीसीज़ भी हैं कुछ जो कि आते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में, तो उस बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का टॉपिक है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जितना भी मैंने आज पढ़ा है पेनिसिलिन के बारे में, ठीक है। तो जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको मुझे बताना है कि जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो लेते वक्त हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आपको कोई भी 2 प्रिकॉशंस मुझे कमेंट करके बताना है और वो अपनी लैंग्वेज में आपको मुझे बताना है। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, बिना देखे आपको कमेंट करना है, राइट। अभी ये वीडियो लगे तो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए और वापस बैक पे आइए, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय और एंजॉय स्टडी। Muska, Mickey. Muska, Muska.